हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ स्टडी बाई पाल में। आई होप, आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने पठन क्रिया में व्यस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की साइंस यानी विज्ञान, जिसका पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रियाएं। तो इसका पार्ट 1 हम करा चुके हैं, आप देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाकर, और इसका सेकेंड पार्ट हम कराने जा रहे हैं। तो आपका दिया गया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा मुक्त होती है यानी उत्सर्जित होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इनमें उत्पादों की ओर धन चिन्ह से दर्शाया जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्या। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें ये अभिक्रियाएं हैं जिनमें अभिक्रिया के दौरान कुछ न कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होती है यानी मुक्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे कि दिया गया है यानी सी यानी ग्रेफाइट, ये सी अपर रूप है ग्रेफाइट यानी कार्बन का अपर रूप क्या है ग्रेफाइट, और प्लस ऑक्सीजन यानी गैस, दोनों की जब अभिक्रिया कराएंगे तो हमारी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और हमारी जो ऊर्जा है वो 94 किलो कैलोरी ऊर्जा हमारी उत्सर्जित होती है। ये सिंपल से समझेंगे कि पहले ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वे अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रिया के दौरान या उत्पाद निर्माण बनने के दौरान जो ऊर्जा उत्पन्न होती है या मुक्त होती है उत्सर्जित होती है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोई भी रिएक्शन करेंगे उसके दौरान हमारी ये मतलब कैलोरी जो ऊर्जा है ये ऊष्मा ये मुक्त होगी। तो इसमें कितनी, ये रिएक्शन के दौरान कितनी ऊर्जा मुक्त हुई 94, और ऊर्जा जो मुक्त होती है उसी किलो कैलोरी में हम मापते हैं। अब जानेंगे सेकेंड हेडिंग ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है यानी जो ऊष्मा ये क्रिया के दौरान जो ऊष्मा होती है वो शोषित की जाती है, ली जाती है, वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण में आपने नाइट्रोजन लिया और ऑक्सीजन, इन दोनों की जब अभिक्रिया कराया तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। इसमें जो 45 किलो कैलोरी ऊर्जा है ये अवशोषित हो रही है, ये ली जा रही है। तो ये कैसी अभिक्रिया है, ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। अब हम जानेंगे विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि ये अभिक्रियाएं आपके बुक में दी गई है और ये मेंशन की गई है तो ये इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम में कोई एक ना एक अभिक्रिया जरूर देती है, उसकी उदाहरण सहित आपको लिखने के लिए भी आता है। तो एक अभिक्रिया और है विस्थापन अभिक्रिया, यानी विस्थापन नाम से ही पता चल रहा है विस्थापन, इसका स्थान परिवर्तित हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसकी यौगिक से विस्थापित कर देता है। सिंपल से समझेंगे एक नॉर्मल जिंदगी के हिसाब से कि जो ज्यादा सक्रिय होता है या ज्यादा जो टैलेंटेड होता है वो कम टैलेंटेड बच्चों को क्लास में हरा देता है और सबसे ऊपर आ जाता है। वैसे ही सेम इसमें भी है, जो तत्व होता है जैसे ये जिंक है, जिंक एक तत्व है यानी एक धातु है, वो कॉपर सल्फेट यानी कॉपर सल्फेट एक विलयन है, उसको कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या कर देता, अलग कर देता। आप देख सकते हैं इधर जो ये उत्पाद बना वो जिंक सल्फेट बना और कॉपर को अलग कर दिया, क्योंकि कॉपर जो है वो जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील है और कॉपर कम है, तो इसलिए कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को हटा देता है और जिंक सल्फेट विलयन बनाता है। वैसे ही लेड यानी Pb, इसे सीसा भी कहते हैं, और ये कॉपर क्लोराइड के विलयन से कॉपर को हटा देता है और लेड क्लोराइड विलयन बनाता है और कॉपर अलग हो जाता है। ये कैसा है, ये विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन से आप समझ गए कि जिंक है वो कॉपर को विस्थापित कर रहा है और खुद उसकी जगह ले रहा है, जिंक सल्फेट बन जा रहा है। ठीक है, तो ये कैसी अभिक्रिया है, ये विस्थापन अभिक्रिया है। अब हम समझेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का अदला बदली, अभी तक हम तत्व का अदला बदली कर रहे थे, इसमें आयनों का अदला बदली होता है। जैसे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों यानी परमाणुओं का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। सिंपल से समझेंगे ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान आयनों यानी परमाणुओं का अदला बदला होता है यानी आदान प्रदान होता है, वो कैसी अभिक्रिया कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे ये सिल्वर नाइट्रेट है और पोटेशियम क्लोराइड है, सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड, इसमें सिल्वर जो नाइट्रेट है वो क्लोराइड यूज करके पोटेशियम क्लोराइड का क्लोरीन यानी इसका जो परमाणु है इसको खुद मतलब जगह ले रही है और पोटेशियम नाइट्रेट ये खुद जगह ये बन गया, तो ये आयनों का एक्सचेंज हो गया। अभी तक ये पोटेशियम क्लोराइड था, यहाँ सिल्वर क्लोराइड बन रहा, तो ये क्या आयनों का परिवर्तन हो रहा और प्रत्येक परमाणु अपने आयनों का परिवर्तन कर रहा, तो ये सिल्वर नाइट्रेट यहाँ क्या बन गया पोटेशियम नाइट्रेट। अब हम आगे पढ़ेंगे संक्षारण। संक्षारण क्या है, पहले इसकी डिफिनीशन देखते हैं। लिखा है जब कोई धातु वायुमंडल के
उपस्थित में आर्द्रता एवं अम्ल के संपर्क में आती है तो उसकी सतहों पर एक परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। संक्षारण सिंपल भाषा में जानेंगे, संक्षारण है क्या। आप देखते होंगे पीतल के बर्तन, तांबे के बर्तन या लोहे के बर्तन जो भी होते हैं, उन वस्तुओं में एक, अगर लोहे की वस्तुएं हैं तो उनमें एक रेड कलर की यानी भूरे कलर की एक परत चढ़ जाती है, उसे जंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जंग। ये क्या है? ये संक्षारण है। जैसे आपने पीतल या तांबे के बर्तनों में भी देखते होंगे ये ग्रीन कलर की परत चढ़ जाती है, वो भी क्या है? वो भी संक्षारण है। ये किस कारण होता है? ये जब वायुमंडल में आर्द्रता, नमी, इसके कारण जब वायु होती है तो ये संक्षारण होता है। तो इसकी रोकने के बहुत सारे उपाय, जैसे बर्तनों पे पेंट कर दिया जाए या ऑयल कुछ करके लगा दिया जाए इस तरह, तो ये संक्षारण रोकने के उपाय। तो हम क्या समझे संक्षारण में कि जब कोई धातु जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, पीतल हो गया, वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता एवं अम्ल के संपर्क या नमी के संपर्क में आती है तो उसके सतहों पर एक परत चढ़ जाती है। वही परत जो आप लोहे के बर्तनों के परत में देखेंगे तो एक भूरे कलर की परत चढ़ जाती है, आप वही तांबे के बर्तनों पे देखेंगे तो ग्रीन कलर यानी हरे कलर की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। जैसे इसमें दिया है एफी यानी लोहा और ऑक्सीजन। इसकी दो इसलिए दिया क्योंकि जो आयरन के अणु है वो 2 हैं और ऑक्सीजन के ये 3/2 अणु है। और जल हो गया यानी नमी हो गई, इससे फेरिक ऑक्साइड बनता है। इसे हम जंग यानी लोहा, आप जंग की मतलब वो कह सकते हैं फार्मूला, ये फेरिक ऑक्साइड बनता है यही। अब हम पढ़ेंगे विकृत गंधिता। नाम से ही पता चल रहा है विकृत गंधिता यानी गंध जो उत्पन्न करे। जैसे कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे आपका तली हुई चीजें हो गई, खाना हो गया, ये सारी चीजें आप देखते होंगे ये गंद अगर सुबह के बनाए हो तो शाम तक ये गंदगी मतलब बदबू देने लगते हैं। ये किस कारण होता है? वही है विकृत गंधिता। जैसे तेल एवं वसायुक्त यानी वही है जो जिसमें ज्यादा फैटी चीजें हो। तो तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ हवा के संपर्क में आने से अपचयित होकर विकृत गंधी हो जाते हैं, जिसके कारण इसका स्वाद एवं गंध बदल जाता है, विकृत गंधिता कहलाते हैं। सिंपल से समझेंगे, जैसे आपने सुबह भोजन बनाया, कोई भी तैली चीजें या तेल में निकालकर कुछ भी बनाया तो शाम तक आप देखते हैं शाम तक वो महकने लगती है, उसकी जो स्वाद है वो भी अलग हो जाता है और उसकी महक भी दोनों अलग हो जाती है। क्या कहलाती है? यही विकृत गंधिता कहलाती है। और बहुत सारी इसके रोकने के भी बहुत उपाय हैं। जैसे भोजन को लोग फ्रिज में रख देते हैं तो वो सुरक्षित रहता है। आप देखते होंगे, कभी गौर किया है, जो चिप्स वाले पैकेट आते हैं वो तो बहुत दिन तक रहते हैं, अचार जो रहते हैं उनको भी डब्बे में रखते बहुत दिन तक रखते हैं। तो ये सब चीजें क्या है? ये रोकने के उपाय हैं और ये हम आपके उपाय में हम आपको बताएंगे। अब आप समझ चुके हैं विकृत गंधिता, हम जानेंगे हम इसके रोकने के उपाय। पहला, जैसे नाइट्रोजन जैसे प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर, नाइट्रोजन जैसे प्रतिऑक्सीकारक, ये जैसे आप चिप्स के पैकेट देखते होंगे उसमें जब आप खोलते होंगे बहुत दिनों से पैक रहते हैं, लेकिन उनमें देखते होंगे वो वैसे ही स्वाद, वैसे ही सेम पूरा कुरकुरापन वैसे रहता है। किस कारण? नाइट्रोजन के कारण। आप अगर आपसे कोई मतलब ये क्वेश्चन भी आता है आपको बोर्ड एग्जाम के बाद, जैसे आप ऑनलाइन एग्जाम देंगे तो उसमें भी आता है कि चिप्स के पैकेटों में कौन सी गैस भरी रहती है, तो कौन सी गैस भरी रहती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के कारण ही वो पूरे चिप्स जो भी होते हैं उनका स्वाद, वो कुरकुरापन वैसे ही बना रहता है। किसके कारण? नाइट्रोजन के कारण। तो हम चीजों को नाइट्रोजन ऑक्सीकारक को मिलाकर रखने में उसको मतलब रख सकते हैं तो विकृत गंधिता नहीं होगी। और दूसरा, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य पदार्थ सामग्री रखा, जो ऐसे बर्तन हम यूज करें जिनमें वायु ना जा सके, क्या जिनमें वायु ना जा सके वो वैसे यूज कर सकते हैं। और तीसरा है भोजन को सीधे सूर्य के प्रकाश से संपर्क से बचा कर रखना, और ऐसा है कि जैसे जो भी भोजन जहाँ रखें जो सीधे सूर्य का प्रकाश वहां ना पहुंचे। तो ये क्या है? विकृत गंधिता रोकने के उपाय। थैंक्स क्लास, आशा करती हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।